दोस्तों, एक नॉन मेडिको पर्सन के लिए आईवी फ्लूइड की वैल्यू पानी से ज्यादा कुछ नहीं होती, बट अगर आप मेडिकोस है तो आपको आईवी फ्लूइड की वैल्यू पता होगी। और हर एक मेडिकोस के सामने कभी ना कभी सिचुएशन जरूर आती है जब उसके मन में सवाल आता है कि कौन सा फ्लूइड देना चाहिए, कौन सा फ्लूइड नहीं देना चाहिए। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आईवी फ्लूइड के टाइप्स के बारे में, उनके कंटेंट, उनके इंडिकेशन और उनके कॉन्ट्रा इंडिकेशन के बारे में। अब आईवी फ्लूइड तो होता है जो बाहर से आप आईवी सेट के द्वारा बॉडी के अंदर इंजेक्ट करते हैं। बॉडी के अंदर जो फ्लूइड है उसका क्या, तो आइए सबसे पहले हम बॉडी के अंदर जो फ्लूइड प्रेजेंट है उसको समझ लेते हैं। बॉडी में दो तरह के फ्लूइड पाए जाते हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड और इंट्रा सेलुलर फ्लूइड। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होता है जो सेल्स के बाहर होता है, इंट्रा सेलुलर फ्लूइड सेल्स के अंदर होता है। अब एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड दो टाइप का होता है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड और इंट्रावेस्कुलर फ्लूइड। इंटरस्टिशियल फ्लूइड क्या होता है, जो सेल्स के अराउंड पाया जाता है और टिश्यू के अंदर पाया जाता है। और दूसरा होता है इंट्रावेस्कुलर फ्लूइड, जो वेसल्स के अंदर पाया जाता है, जैसे कि प्लाज्मा। टोटल बॉडी वेट की बात करें तो 40% बॉडी में सॉलिड होता है, 60% लिक्विड होता है। अब 60% लिक्विड में 2/3 इंट्रासेलुलर फ्लूइड होता है और 1/3 एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होता है। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में 75% इंटरस्टिशियल फ्लूइड होता है और 25% प्लाज्मा होता है। तो ये थी बॉडी के अंदर जो फ्लूइड प्रेजेंट है उसकी डिटेल्स। अब आईवी फ्लूइड मेनली दो टाइप के होते हैं, क्रिस्टलोइड एंड कोलॉइड्स। क्रिस्टलोइड में क्या होता है, वाटर के अंदर इलेक्ट्रोलाइट या शुगर मिक्स होती है। क्रिस्टलोइड्स के पार्टिकल्स छोटे होने की वजह से वेसल्स को क्रॉस कर सकते हैं, मतलब वेसल्स से इंटरस्टिशियम में और इंटरस्टिशियम से सेल्स के अंदर जा सकते हैं। अब दूसरी बात करें कोलॉइड्स की, तो कोलॉइड्स में क्या होता है, प्रोटीन या लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं। लार्ज मॉलिक्यूल्स होने की वजह से ये सेल्स के अंदर एक ही जगह पे रहते हैं और एक जगह से दूसरी जगह पे मूव नहीं करते। अब बात करते हैं क्रिस्टलोइड्स की, तो क्रिस्टलोइड्स तीन तरह के होते हैं, आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक एंड हाइपरटोनिक। सबसे पहले बात करते हैं आइसोटोनिक फ्लूइड की। तो आइसोटोनिक फ्लूइड की जो ऑस्मोलरिटी होती है वो ब्लड के बराबर होती है, जो कि 270 से 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर के बीच में होती है। आइसोटोनिक फ्लूइड की ऑस्मोलरिटी ब्लड के बराबर होने की वजह से ये एक जगह से दूसरी जगह पे मूव नहीं होते, तो हमें इसमें फ्लूइड शिफ्ट देखने को नहीं मिलता है। इसके एग्जाम्पल है 0.9% NaCl, रिंगर लैक्टेट एंड प्लाज्मोलाइट। दूसरे नंबर पे आते हैं हाइपोटोनिक फ्लूइड। तो हाइपोटोनिक फ्लूइड की ऑस्मोलरिटी ब्लड से कम होती है, जो कि 270 मिली ऑस्मोल पर लीटर से कम होती है। ऑस्मोलरिटी कम होने की वजह से हमें इसे फ्लूइड शिफ्ट देखने को मिलता है और एक्स्ट्रा सेलुलर से इंट्रा सेलुलर स्पेस में फ्लूइड जाता है, मतलब इसमें सेल स्वेलिंग देखने को मिलती है। इसके एग्जाम्पल है 5% डेक्सट्रोज एंड 0.45% NaCl। नंबर 3 पर आता है हाइपरटोनिक आईवी फ्लूइड। तो हाइपरटोनिक आईवी फ्लूइड की ऑस्मोलरिटी ब्लड से ज्यादा होती है, मतलब मोर देन 300 होती है। अब इसकी ऑस्मोलरिटी अधिक होने की वजह से यह क्या करता है कि सेल के अंदर से फ्लूइड को बाहर की साइड, मतलब इंट्रासेलुलर से एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में फ्लूइड को खींच लेता है, जिसकी वजह से सेल सिंक्रेज हो जाती है, मतलब सेल छोटी हो जाती है। इसलिए इसका यूज हम सेरेब्रल एडिमा में करते हैं, क्योंकि सेरेब्रल एडिमा में ब्रेन की सेल्स के अंदर स्वेलिंग बढ़ जाती है। इसके एग्जाम्पल 3% नॉर्मल सेलाइन, मिनिटोल, D25% DNS। बात करते हैं कोलॉइड की, जो कि लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो कोलॉइड नेचुरल भी होते हैं और सिंथेटिक होते हैं। तो नेचुरल कोलॉइड्स में अपना एल्ब्यूमिन आता है और सिंथेटिक में आता है जिलेटिन, स्टार्च एंड डेक्सट्रांस। अब एक एक करके सभी इंपॉर्टेंट फ्लूइड्स को हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं नॉर्मल सेलाइन या 0.9% NaCl। यह आइसोटोनिक फ्लूइड होता है। इसमें सोडियम का कंटेंट 154 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर होता है एंड क्लोराइड 154 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर होता है। इसके इंडिकेशन की बात करें तो सबसे पहले आता है रिससिटेशन, मतलब हाइपोवोलेमिया, जो कि वोमिटिंग, डायरिया या ब्लीडिंग या फिर एक्सेसिव डाययूरेटिक के प्रयोग की वजह से हो सकता है। दूसरा आता है मैनेजमेंट ऑफ डायबिटिक कीटोएसिडोसिस। नंबर 3 हाइपोक्लोरेमिक मेटाबॉलिक एल्कलोसिस। नंबर 4 हाइपोनेट्रीमिया, जब सोडियम की मात्रा कम हो। नंबर 5 मेडिसिन को डाइल्यूट करने में। नंबर 6 वुंड वॉशिंग, मतलब घाव को क्लीन करने के लिए भी हम नॉर्मल सेलाइन का यूज करते हैं। अब कॉन्ट्रा इंडिकेशन की बात करें तो नॉर्मल सेलाइन कब नहीं देना, तो नंबर 1 हाइपरक्लोरेमिक मेटाबॉलिक एसिडोसिस में, और दूसरा होता है कंजस्टिव हार्ट फेलियर, क्योंकि इसमें आपके हार्ट की पंपिंग क्षमता कम होने से बॉडी में से फ्लूइड की मात्रा अधिक होती है, तो आपको नॉर्मल सेलाइन नहीं देना चाहिए। नंबर 3 रीनल फेलियर, जब आपकी किडनी सही से काम नहीं कर रही है तो आपकी बॉडी से फ्लूइड को बाहर नहीं निकाल पाएगी, तो इसलिए आपको और ऊपर से नॉर्मल सेलाइन नहीं देना चाहिए। अब दूसरे आईवी फ्लूइड की बात करें तो वो है RL, मतलब रिंगर लैक्टेट। इसके कंटेंट की बात करें तो इसमें होता है सोडियम 131, क्लोराइड 111, पोटेशियम 4, कैल्शियम 2 एंड लैक्टेट 28 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। अब लीवर के अंदर क्या होता है, लैक्टेट बाइकार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाता है। इसकी वजह से हम रिंगर लैक्टेट को एसिडोसिस में यूज कर सकते हैं, क्योंकि एसिडोसिस में बाइकार्बोनेट का लेवल कम हो जाता है, इसलिए रिंगर लैक्टेट को हम एसिडोसिस में यूज कर सकते हैं।
अब रिंगा लेक्टेट के इंडिकेशन मतलब कब देना है ये बात कर ले तो सबसे पहले होता है डायरिया इंड्यूस्ड हाइपोकैलेमिक मेटाबॉलिक एसिडोसिस। दूसरा रिससिटेशन लाइक हाइपोवोलेमिया जैसे नॉर्मल सलाइन को यूज किया था। नंबर 3 मेंटेनेंस फ्लूइड की तरह भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 4 डिहाइड्रेशन या बर्निंग कंडीशन में। नंबर 5 हाइपोटेंशन में। बात कर लेते हैं कॉन्ट्रा इंडिकेशन की रिंगा लेक्टेट को कब नहीं देना है। तो सबसे पहले लीवर फेलियर, क्योंकि लीवर में क्या हो रहा था कि रिंगा लेक्टेट का जो लेक्टेट था वो बाइकार्बोनेट में कन्वर्ट हो रहा था, बट अगर लीवर काम नहीं करेगा तो लेक्टेट बाइकार्बोनेट में कन्वर्ट नहीं हो जाएगा, तो लेक्टेट की मात्रा बढ़ती जाएगी जो कि लैक्टिक एसिडोसिस का कारण बनेगा। तो लीवर फेलियर में हमें रिंगा लेक्टेट नहीं देना है। दूसरा लैक्टिक एसिडोसिस। नंबर 3 हाइपरकैलेमिया। अगर हाइपरकैलेमिया मतलब पोटेशियम राइजिंग ट्रेंड पे हो तो भी रिंगा लेक्टेट नहीं देना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर ही पोटेशियम मौजूद होता है जो कि पोटेशियम की मात्रा को और बढ़ा सकता है। नंबर 4 इसको ब्लड के साथ नहीं देना है, क्योंकि रिंगा लेक्टेट के अंदर कैल्शियम मौजूद रहता है और ब्लड के अंदर सिट्रेट रहता है जो कि कैल्शियम से जुड़ के कैल्शियम सिट्रेट बना लेता है जो कि ब्लड क्लॉटिंग का कारण बन सकता है। तीसरे फ्लूइड की बात करें तो प्लाज्मोलाइट, यह भी आइसोटोनिक फ्लूइड होता है। इसके कंटेंट की बात करें तो इसमें होता है सोडियम 140, क्लोराइड 98, पोटेशियम 5, मैग्नीशियम 3 एंड एसीटेट 28 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। इसकी ऑस्मोलैरिटी ब्लड के बराबर होती है, इसलिए इसे बैलेंस साल्ट सॉल्यूशन भी कहते हैं। अब इंडिकेशन की बात करें तो इसको रिससिटेशन में और मेंटेनेंस फ्लूइड के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। कॉन्ट्रा इंडिकेशन की बात करें तो हाइपरकैलेमिया, क्योंकि इसमें पोटेशियम प्रेजेंट होता है और अगर पोटेशियम ब्लड में राइजिंग ट्रेंड पर हो तो हमें प्लाज्मोलाइट नहीं देना है। एक बात याद करें, सेप्सिस के अंदर बेस्ट सॉल्यूशन जो होता है वो होता है प्लाज्मोलाइट। तो अगर सेप्सिस का पेशेंट हो, अगर फ्लूइड देना हो तो आपको प्लाज्मोलाइट आपकी बेस्ट चॉइस रहेगी। नंबर 4 पे हम बात करते हैं 5% डेक्सट्रोज की। यह हाइपोटोनिक सॉल्यूशन होता है। 5% मींस 5 ग्राम इन 100 ml एंड 50 ग्राम इन 1 लीटर। मतलब 100 ml में 5 ग्राम डेक्सट्रोज आएगा और 1 लीटर में 50 ग्राम डेक्सट्रोज रहेगा। 50 ग्राम पर लीटर डेक्सट्रोज से जो कैलोरी मिलती है वो होती है 170 किलो कैलोरी, जो कि बहुत कम होती है। अगर कैलोरी रिक्वायरमेंट है तो हमें पेशेंट को 2 से 3 लीटर 5% डेक्सट्रोज देना होगा। इसके इंडिकेशन की बात करें तो नंबर 1 पे आता है एनपीओ मतलब नील पर ओरल, अगर पेशेंट सर्जरी के पहले या बाद में एनबीएम हो तो। नंबर 2 हाइपोग्लाइसेमिया मतलब लो शुगर लेवल। नंबर 3 हाइपरनेट्रीमिया, जब सोडियम की मात्रा अधिक हो तो न्यूट्रलाइजिंग ड्रिप के तौर पे हम डेक्सट्रोज का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब कॉन्ट्रा इंडिकेशन की बात करें तो सबसे पहले आता है सेरेब्रल एडिमा, क्योंकि ये हाइपोटोनिक सॉल्यूशन होता है तो ये सेल स्वेलिंग का कारण बनता है और सेरेब्रल एडिमा में ऑलरेडी ब्रेन की सेल्स के अंदर स्वेलिंग होती है तो यहाँ सेरेब्रल एडिमा को और बढ़ा सकता है। नंबर 2 पे आता है आपका डायबिटीज एंड हाइपरग्लाइसीमिया, क्योंकि इसमें ऑलरेडी आपकी ग्लूकोज लेवल ज्यादा होता है तो डेक्सट्रोज इस ग्लूकोज लेवल को ज्यादा बढ़ा सकता है। नंबर 5 पे हम आईवी फ्लूइड की बात करें, यह होता है हाफ एनएस मतलब 0.45% एनएस। यहाँ भी हाइपोटोनिक सॉल्यूशन होता है, इसका यूज हम हाइपरनेट्रीमिया में करते हैं। नंबर 6 पे बात करते हैं हम 3% नॉर्मल सलाइन की, जो कि हाइपरटोनिक सॉल्यूशन होता है। इसके कंटेंट की बात करें तो इसमें सोडियम 513 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, क्लोराइड 530 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर और इसकी ऑस्मोलैरिटी 1026 मिली ऑस्मोल पर लीटर होती है, जो कि ब्लड से 3 गुना अधिक होती है। इसलिए इसको हमेशा सेंट्रल लाइन से ही देना चाहिए। अगर इसको हम पेरिफेरल लाइन से देंगे तो थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस मतलब वेन्स में स्वेलिंग होने का चांसेस हो सकते हैं। अब इसके इंडिकेशन की बात करें तो सबसे पहले आता है हाइपोनेट्रीमिया मतलब सोडियम करेक्शन के लिए हम 3% का यूज कर सकते हैं। नंबर 2, जब ब्रेन के अंदर इंट्राक्रैनियल प्रेशर बढ़ा हुआ होता है तो यहाँ हाइपरटोनिक सॉल्यूशन होता है तो इस सेल्स के अंदर से फ्लूइड को बाहर खींचता है, जिससे सेल श्रिंकेज होती है और सेरेब्रल एडिमा कम होती है। काउंटर इंडिकेशन की बात करें तो वो होता है कंजस्टिव कार्डियक फेलियर, जब हार्ट की पंपिंग क्षमता कम हो, बॉडी के अंदर ऑलरेडी फ्लूइड ज्यादा हो, बाहर नहीं निकल पा रहा हो। नंबर 7 पे हमारा आईवी फ्लूइड आता है मेनिटोल, जो कि हाइपरटोनिक सॉल्यूशन होता है या ऑस्मोटिक डायूरेटिक होता है, जो कि डायूरेसिस कराता है मतलब यूरिन की मात्रा को बढ़ाता है। इसके इंडिकेशन की बात करें तो ब्रेन के अंदर इंट्राक्रैनियल प्रेशर बढ़ा हुआ जो कि हिमोरेज, स्ट्रोक या ट्रोमा की वजह से हो सकता है, तो यह ब्रेन की सेल्स के अंदर से एक्स्ट्रा फ्लूइड्स को बाहर निकाल लेता है, जिससे इंट्राक्रैनियल प्रेशर कम हो जाता है। इसके कॉन्ट्राइंडिकेशन की बात करें तो सबसे पहले आता है रीनल इंपेयरमेंट या किडनी इंजरी में। अगर पेशेंट का क्रिएटिनिन बढ़ा हो तो ध्यान रखिए आपको मेनिटोल नहीं देना है। नंबर 2, जब सीरम ऑस्मोलैरिटी मोर देन 320 हो मतलब हाइपर ऑस्मोलर स्टेट में। तो ये थे हमारे इंपॉर्टेंट क्रिस्टलॉइड्स। अब हम बात कर लेते हैं कोलॉइड्स की। कोलॉइड्स में हम बात करेंगे एल्ब्यूमिन की। एल्ब्यूमिन क्या होता है? मैक्रोमोलिक्यूल्स होता है, जिसकी वजह से लंबे समय तक सेल्स के अंदर रहता है और यह क्या करता है, इंटरस्टिशियम से फ्लूइड को सेल्स के अंदर शिफ्ट करता है, इसलिए हम इसे वॉल्यूम एक्सपेंडर भी कहते हैं।
इसके इंडिकेशन की बात करें तो नंबर 1 हाइपोएल्बुमिनीमिया, जिसकी वजह से बॉडी में एडिमा होता है। नंबर 2 हिपेटोरेनल सिंड्रोम। नंबर 3 लार्ज वॉल्यूम पैरासिंथेसिस, जब एसाइटिक फ्लूइड 3 लीटर से अधिक मात्रा में निकाला जाता है तब हमें एल्बुमिन सप्लीमेंट में देना होता है। नंबर 4 स्पॉन्टेनियस बैक्टीरियल पेरिटोनाइटिस। नंबर 5 प्लाज्माफेरेसिस में एल्बुमिन के कुछ एडवर्स इफेक्ट भी हो सकते हैं, जैसे कि एनाफाइलेक्सिस हो सकता है, प्रोराइटिस हो सकता है या कोगुलेशन डिसऑर्डर हो सकते हैं। दोस्तों, ये थी आईवी फ्लूइड के बारे में जानकारी। तो इस वीडियो को आप रिवाइज करिए, रोक रोक के देखिए, अपने खुद के नोट्स बनाइए और नोट्स को अपने वार्ड में अप्लाई करके देखिए, ताकि कल से कोई आपसे पूछे कि इस पेशेंट में कौन सा फ्लूइड देना तो आप बिल्कुल बता सके। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेडिकल फील्ड से जुड़िए और भी चीजों को आसान शब्दों में समझने के लिए हमारे चैनल द इजी डॉक्टर से जुड़िए। कीप लर्निंग, कीप टीचिंग। नमस्कार।